आयत और वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल यानी पेरीमीटर और एरिया, यही दो चीज के बारे में पढ़ाया गया था। तो पहला वाला जो आकृति है ये आपको दिख रहा होगा कि एक आयत है ना। इसके अगर परिमाप की बात करोगे, दो दो चीज पढ़ेंगे, पहले परिमाप फिर क्षेत्रफल। सबसे पहले ये जान लो कि परिमाप को मैं पी लिखूंगा, पेरीमीटर करते हैं। एरिया यानी क्षेत्रफल को मैं ए लिख रहा हूँ, ठीक है। क्षेत्रफल जब भी आएगा तो ए लिखूंगा, पेरीमीटर परिमाप को पी लिखूंगा। अगर ये आयत है तो इसकी जो बड़ी भुजा होती है उसे लंबाई कहते हैं, जो छोटी भुजा होती है उसे चौड़ाई यानी बी कहते हैं। लंबाई चौड़ाई, लंबाई को एल से, चौड़ाई को बी से दिखाते हैं। पहला फॉर्मूला क्या था आपके पास? पहला फॉर्मूला पेरीमीटर यानी परिमाप का था, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 2 × L + B। ये पहला फॉर्मूला था। क्या करोगे? लंबाई चौड़ाई को जोड़ोगे, 2 से गुना कर दोगे। दूसरा फॉर्मूला क्या था? क्षेत्रफल के लिए था, एरिया के लिए। इसमें क्या करते हैं, लंबाई चौड़ाई को गुना कर देते हैं। लंबाई में चौड़ाई को गुना कर दोगे, क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। सीधे सीधे ऐसे ही आपको याद रखना है। वर्ग में इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर आपको क्षेत्रफल दिया गया तो आप सिर्फ परिमाप नहीं बता सकते, ठीक है। क्षेत्रफल से परिमाप नहीं बता सकते जब तक और कुछ इंफॉर्मेशन ना दी जाए, ठीक है। चलिए, अगर वर्ग की बात करो, दूसरा नंबर जो आकृति है ये एक वर्ग है ना। अगर इसका परिमाप की बात करोगे, परिमाप के लिए बोलोगे सर परिमाप क्या होता है, इसकी सभी भुजा बराबर होती है। अगर मैं एक भुजा ए के बराबर लिख दूं तो सभी भुजा ए के बराबर हो जाएगी, है ना। सभी भुजा ए के बराबर हो जाएगी। और परिमाप में क्या करोगे, सभी भुजा को जोड़ दोगे। तो ए को 4 बार अगर जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा परिमाप बराबर 4a, यानी 4 इंटू भुजा भी लिख सकते हो, 4 इंटू साइड भी लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है ना। 4 इंटू ए लिखने का क्या मतलब हुआ, 4 गुना भुजा। दूसरा फॉर्मूला क्या था, क्षेत्रफल का, एरिया का। तो इसमें क्या करते हो, ए गुना ए, यानी ए का वर्ग कर देते हो, है ना। सीधे सीधे आप क्या करोगे, ए का वर्ग कर दोगे, या कहोगे भुजा का वर्ग कर देंगे, या साइड का वर्ग कर देंगे, जो भी आपको सही लगे उस तरीके से कर सकते हो। सभी बिल्कुल एक ही चीज है। भुजा का वर्ग कर दोगे, ए का वर्ग कर दिया, ए गुना ए किया, या भुजा गुना भुजा किया। यहां पर आप कह सकते हो वर्ग में आप कह सकते हो कि अगर सर हमें क्षेत्रफल दी जाएगी तो हम परिमाप बता सकते हैं। भुजा, क्षेत्रफल से भुजा ज्ञात कर लेंगे, फिर भुजा से परिमाप ज्ञात कर लेंगे। या परिमाप दिया जाए तो आप क्षेत्रफल बता सकते हो, अगर परिमाप दिया हुआ है तो भी भुजा पता चल जाएगा, और भुजा से फिर क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। तो वर्ग में ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन आयत में ऐसा नहीं कर सकते जब तक कुछ और इंफॉर्मेशन ना दी जाए, है ना। चलिए, अभी क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे इसी पे आधारित। जो भी चीज अभी आपको बताई गई या जो लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया गया था उसी पे आधारित एक क्वेश्चन है। इसका इसको सबसे पहले तो सोल्व कीजिए, उसके बाद पोल सेक्शन में आंसर करना है। अभी मैं चैट को बंद कर रहा हूं। पहले ट्राई कीजिए, ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा। पहले खुद से ट्राई करना है। चाहे आपका आंसर सही हो या गलत हो, ट्राई कीजिए, फिर आपको पता चलेगा ना कि क्या आपने गलतियां की है। ठीक है, ट्राई कीजिए। अगर क्षेत्रफल 36 मीटर स्क्वायर है, अच्छा मैं एक हिंट दे रहा हूं, क्या करोगे इसमें, एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है 36 मीटर स्क्वायर। आप क्या करोगे, इसका भुजा कैलकुलेट करोगे कि अगर वर्ग का क्षेत्रफल 36 है तो भुजा कितना होगा। अब जब भुजा पता चल जाएगा तो परिमाप सॉल्व करोगे, परिमाप कितना होगा। तो देखो भुजा क्या होगा, परिमाप क्या होगा। देखो यहाँ पर भुजा नहीं पूछी जा रही है, आपसे वर्ग का परिमाप यानी पेरीमीटर पूछा जा रहा है। जबकि क्षेत्रफल 36 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको भुजा ही कैलकुलेट करना होगा कि भुजा क्या होगा। फिर जब भुजा पता चलेगा तभी आप परिमाप कैलकुलेट कर पाओगे। अगर फॉर्मूला याद है या आपने सारी चीज समझी है तो काफी आसानी से आंसर कर लोगे, है ना। अगर क्षेत्रफल 36 मीटर स्क्वायर है तो परिमाप के लिए आप कैसे सोल्व करोगे, सबसे पहले तो आपको भुजा देखना होगा कि इस वर्ग का भुजा क्या होगा।
भुजा अगर पता चल जाए तो आप पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, काफी कम आंसर आए हैं इस बार। इस क्वेश्चन के आंसर काफी कम आए हैं, जल्दी से सॉल्व कीजिएगा फिर आंसर कीजिए। 10 सेकंड और रुकते हैं, ठीक है? 10 सेकंड में इस पोल को एंड करके इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? और चाहे आपको जो भी आंसर आए, इसके अलावा भी अगर कोई आंसर आता है, मान लो 24, 6, 12 और 18 के अलावा आपने सोल्व किया और कुछ और आंसर आया, तो चैट सेक्शन में लिख देना है। जैसे ही पोल को एंड करूंगा, चैट ऑन होगा, तो आप चैट में आंसर कर दिया करो अगर इसके अलावा कोई भी आंसर आता है तब। चलो 5 सेकंड में इसको एंड करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और अब आपका चैट सेक्शन ओपन है। और अब ध्यान से देखिए, अगर आपका आंसर सही है तो भी अच्छी बात है, और अगर गलत भी है, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती की। ठीक है, अब देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल 36 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो आप कहोगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा ए का वर्ग, है ना? अब बोलोगे सर ए क्या है? तो ए हमारा भुजा है। अगर मान लो कोई एक वर्ग है जिसकी भुजा ए है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? ए का वर्ग। ठीक है, अब ए का वर्ग का ही मान आपको दिया गया है 36 के बराबर, 36 मीटर स्क्वायर के बराबर। यहां से ए का मान क्या आ जाएगा? ए का मान आप बोलोगे वर्गमूल 36, है ना? वर्गमूल 36, जिसे आप 6 गुना 6 भी लिख सकते हो। 6 गुना 6 लिखोगे और यहां से आंसर आएगा आपका 6, सॉरी आंसर नहीं आएगा, 6 मीटर आएगा भुजा। ये तो भुजा का मान आया है, मतलब हमें पता चल रहा है जिस भी वर्ग की बात की जा रही है, अगर हम इस तरीके से एक वर्ग बना लें या स्क्वायर बना लें, यहां से सिर्फ मुझे ये पता चला कि इसकी सभी भुजा जो है वो 6 मीटर के बराबर है। अब ये आपका आंसर नहीं है ना? 6 मीटर के बराबर सभी भुजाएं हैं। यानी ए का मान हमें पता चला 6 मीटर के बराबर। इतना क्लियर है सभी को? ए का मान 6 मीटर मिला है, आंसर 6 मीटर नहीं होगा। अब बोलोगे सर पूछा क्या जा रहा है? पेरीमीटर यानी परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? तो परिमाप के लिए आपको पता है, परिमाप बराबर 4 × A, यानी 4 गुना भुजा, है ना? 4 में भुजा से हम गुना कर देते हैं। 4 बार 6 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको? 24 मिलेगा, यानी 4 गुना 6 भी कर सकते हो। आंसर आएगा आपका 24 मीटर, है ना? क्योंकि सभी चीज मीटर में दी गई है, तो सेंटीमीटर नहीं मीटर होगा हमारा, है ना? 24 मीटर सही आंसर होगा। तो आंसर ऑप्शन ए सही उत्तर था। ये क्लियर है सभी का? हाँ, सभी के आंसर चैट सेक्शन में सही आ रहे हैं, ठीक है? हाँ, काफी बच्चों के सही थे, है ना? ये समझ में आया? समझ में आया तो जल्दी से वाई लिखिएगा। कोई भी डाउट है तो एन लिख सकते हो या डी लिख सकते हो। कोई भी डाउट है तो एन या डी लिख देना, ठीक है? समझ में आया तो वाई लिखिएगा, ठीक। हमेशा देखो, कभी भी क्लास में कुछ भी चीज पढ़ा रहा हूं, वहां पर आपको बीच में कोई भी डाउट हो तो एक डी लिख दिया करो, ठीक है? चैट सेक्शन में डी लिख दिया करो, मैं फिर से आपसे पूछ लूंगा। हाँ किरण, ये बताइएगा क्या डाउट है आपका? किरण, माइक ऑन करके पूछ लीजिए, चैट में नहीं लिखना है अभी। अगर सिर्फ आपका डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ लो, है ना? अच्छा, देखो काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा। देखो दूसरे उदाहरण से समझ लेते हैं, ठीक है? अगर इसी क्वेश्चन को हम दूसरे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं, मान लो अगर क्षेत्रफल आपको दिया गया हो, तो सभी लोग आंसर कीजिएगा। मान लो अगर क्षेत्रफल आपको दिया गया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका? वर्ग का, है ना? वर्ग यानी स्क्वायर का क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है? तो इसकी भुजा क्या होगी ये बताओ। और आपसे परिमाप पूछा जा रहा है, तो इसकी भुजा क्या होगी ये बताओ। तो भुजा के लिए आप क्या करते हो? सीधे सीधे जो क्षेत्रफल है उसका वर्गमूल ले लेते हो, है ना? 64 का वर्गमूल ले लोगे, यहां से आंसर आएगा 8, है ना? तो भुजा आपका मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है? अब भुजा जैसे ही आपको मिला 8 सेंटीमीटर, आप क्या करोगे? आप बोलोगे पेरीमीटर कितना होता है? पेरीमीटर 4 गुना भुजा होता है ना? सीधे इस तरीके से आप करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 4 × 8, 32 सेंटीमीटर। अब समझ में आया? इतना क्लियर है? किरण आप बताओगी, आपका डाउट था, तो ये दूसरा उदाहरण से समझ में आएगा, ठीक है? तो जब भी क्षेत्रफल दिया जाएगा, आप भुजा ज्ञात करोगे, भुजा से पेरीमीटर निकाल लोगे, है ना? काफी आसान है। मान लो अगर कह रहा हूं क्षेत्रफल हमारा कितना है? 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है,
तो क्या करेंगे, यहां से भुजा हमारे पास आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, और यहां से पेरीमीटर कितना आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा 9 इंटू 4, 4 इंटू 9, 36 सेंटीमीटर। तो इतना जल्दी आप कर सकते हो, काफी आसान सा क्वेश्चन है ना। तो भुजा से, सॉरी, एरिया से भुजा ज्ञात करोगे, साइड ज्ञात करोगे, साइड से पेरीमीटर कैलकुलेट कर लोगे। काफी आसान है, जल्दी जल्दी आप कर सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो आज हमें क्या पढ़ना है, तो आज हमें समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ेंगे। अब इसकी दो चीजें पढ़ेंगे, पेरीमीटर और एरिया, है ना, परिमाप और क्षेत्रफल। तो ये तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि समलंब चतुर्भुज होता क्या है, तो उसके बाद परिमाप और क्षेत्रफल की बातें करेंगे, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज यानी अगर 169, पहले ये बताओ 169 किसका वर्ग है, 169 किसी नंबर का वर्ग है क्या, 13 का, है ना। तो भुजा 13 हो गया। अब पेरीमीटर कैसे निकालोगे, 13 को 4 से गुना कर दोगे तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। क्लियर है ना। तो इसी तरीके से आपको करना है, जितना भी दिया गया आप भुजा कैलकुलेट करो फिर पेरीमीटर। चलिए, तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं समलंब चतुर्भुज होता क्या है। तो जब भी ज्योमेट्री पढ़ाया जा रहा था, ज्यामिति पढ़ाई जा रही थी, तो ज्यामिति में आपको पढ़ाया गया समलंब चतुर्भुज होते क्या है और उसके प्रॉपर्टीज क्या है। अभी एक बार जल्दी से समझ लेते हैं, है ना। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, माइक बंद रखना है सभी को, ठीक है, माइक कोई नहीं ऑन करेगा। चलिए, अब देखो, कोई भी एक चतुर्भुज, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी एक चतुर्भुज जिसके आमने सामने की दो भुजा समांतर हो, बराबर नहीं बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, बराबर नहीं बोला जा रहा है, समांतर यानी पैरेलल हो, तो आमने सामने की एक युग्म, ऐसा भी लिखा जाता है, एक युग्म, एक युग्म कहने का मतलब एक जोड़ा, एक जोड़ा कहने का मतलब दो, तो दो भुजा समांतर हो या एक जोड़ा भुजा समांतर हो या एक युग्म भुजा आमने सामने की समांतर हो, उसे ही हम समलंब चतुर्भुज कहेंगे। तो देखो ये दिखता कैसा है, अगर मैं दो इस तरीके से भुजाएं बनाऊं जो आमने सामने की भुजाएं समांतर है, तो ये जो भी आपको दिख रहा है आकृति, सबसे पहले तो बोलोगे यह एक चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, तो इसके आमने सामने की जो लाल वाली भुजा दिख रही होगी, जो लाल वाली भुजा है ये समांतर दिख रही है, ग्रीन वाली जो भुजा है वो समांतर नहीं दिख रही है। तो ये दोनों जो आमने सामने की है ये आपको पैरेलल दिख रहा है, दोनों इक्वल नहीं है, ये मत बोलना कि दोनों का वैल्यू बराबर है। एक हम कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर, तो इसका मान हो सकता है 12 सेंटीमीटर, है ना। तो बराबर नहीं है, समांतर है, पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, समांतर है, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। जबकि जो हरा वाला दिख रहा है ये दोनों क्या है, समांतर नहीं है। तो दो भुजा समांतर है, दो भुजा समांतर नहीं है, तो ऐसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज या ट्रेपेजियम कहेंगे। ये क्लियर है सभी को, समलंब यस चतुर्भुज सर। होता क्या है, इतना क्लियर है। अच्छा, माइक नहीं ऑन करना, चैट सेक्शन में लिखेगा, बार बार आपको बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए और बना के देख लेते हैं, इस तरीके से भी आप बना सकते हो, ऐसी आकृति को भी हम समलंब चतुर्भुज बोलेंगे, ठीक है। इस आकृति को भी हम समलंब चतुर्भुज कहेंगे क्योंकि ये दोनों जो भुजा आपको दिख रही है ये दोनों समांतर दिख रही है ना। तो आप बोलोगे सर एक जोड़ा, एक युग्म जो है ये हमें समांतर दिख रही है और ये दोनों समांतर नहीं दिख रही है ना, तो इसे हम समांतर समलंब चतुर्भुज कहेंगे, ट्रेपेजियम कहेंगे। ये क्लियर है। अब देखो दूसरी बात ये ध्यान रखना, इन सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं, इसके बाद आपको क्या पता जानना है, पेरीमीटर की बात करते हैं यानी परिमाप की बात करते हैं। तो समलंब चतुर्भुज में सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है कि समलंब चतुर्भुज या ट्रेपेजियम में परिमाप का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। क्या नोट किया, नोट नहीं करना, दिमाग में रखना है, पेरीमीटर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, परिमाप का कोई फॉर्मूला नहीं होता। जिस तरीके से अभी आपने पढ़ा, आयत के लिए 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, वर्ग के लिए 4 गुना भुजा, है ना, समांतर चतुर्भुज में 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो समलंब चतुर्भुज में परिमाप का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। सीधे सीधे आप क्या करोगे, परिमाप का मतलब क्या होता है, इसके चारों ही भुजा को हम जोड़ देते हैं। तो अगर चारों भुजा आपको दी गई हो तो आप चारों भुजा को जोड़ दोगे। मान लो अगर इसकी चारों भुजा मैं लिख दूं ए बी सी और डी, तो क्या करोगे, इसका जो परिमाप होगा यानी पेरीमीटर जो होगा, आप सीधे सीधे चारों भुजा को जोड़ दोगे, है ना, ए बी सी डी।
ठीक है, इसकी कुछ भुजा बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ना, कुछ भी इसमें फिक्स नहीं होता। तो आपको सीधे सीधे चारों भुजा दी जाएगी, चारों भुजा को जोड़ दोगे, वही आपका परिमाप आएगा। इतना क्लियर है? तो परिमाप होता क्या है? चारों भुजा का योग होता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है सभी का? तो ये बताओ जल्दी से, अगर मैं कह रहा हूं सभी भुजा की लंबाई दे दूं, ए का मान कह रहा हूं 10 सेंटीमीटर, ठीक है, बी का मान कह रहा हूं 6 सेंटीमीटर, सी का मान कह रहा हूं 8 सेंटीमीटर, और डी का मान कह रहा हूं 5 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप कितना होगा? जल्दी से बताओ, पेरीमीटर कितना होगा? 10, 8, 6 और 5, ये भुजाएं दी गई है। हाँ, सीधे सीधे आप जोड़ दोगे, 10 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, ये जोड़ के जितना भी आपका आ जाए 29 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो कोई फॉर्मूला याद किया क्या? कोई फॉर्मूला नहीं याद करना है, बस परिमाप का मतलब पता होना चाहिए कि परिमाप होता है क्या, चारों भुजा को जोड़ देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, होना क्या चाहिए, चारों भुजा आपको पता होनी चाहिए। तो अगर हम किसी भी समलंब चतुर्भुज की बात करें और चारों भुजा दी गई हो, तब हम उसका परिमाप बता सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, चारों भुजा पता होना चाहिए, ये नहीं कि तीन भुजा को जोड़कर नहीं बताओगे। अगर मैं कोई समलंब चतुर्भुज इस तरीके से बना दूं और इसके सिर्फ तीन भुजा दूं, ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप आप बता सकते हो क्या? अगर तीन भुजा दी गई है तो परिमाप बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। सिर्फ तीन भुजा से परिमाप नहीं बताइएगा, तीनों को जोड़कर नहीं होगा, चारों भुजा को जोड़ना बहुत जरूरी है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्षेत्रफल की तरफ। अब ये टॉपिक पढ़ाने के पहले सबसे पहले तो ये मैं बोलूंगा कि सबसे पहले तो इसे इंपॉर्टेंट करके हेडिंग डाल देना और इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में कई बार रिपीट होता है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो देखो, सबसे पहले मैं एक समलंब चतुर्भुज ही बना लेता हूँ। ठीक है, एक ट्रेपेजियम आपको दिख रहा है, इस तरीके से आप बनाते हो। अब इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। इसका नाम है पी क्यू आर एस। अब हमें इसका क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला याद करना है, तो सीधे सीधे एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या करना है, आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो फॉर्मूला देखते हैं होता क्या है। फॉर्मूला को जब समझ लोगे तो काफी आसानी से आपको याद हो जाएगा, तो इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग देखते जाओ। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले जब भी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए, आप बताओगे यहां पर कौन सी दो भुजा समांतर है, ये बताओगे कौन सी दो भुजा समांतर है। आपको दिख रहा है पी क्यू और एस आर, जो लाल कलर की दिख रही है, पी क्यू और एस आर समांतर है, तो बोलोगे सर पी क्यू और एस आर ये दोनों समांतर है। अब इन सभी के मान मैं यहां पर दे दे रहा हूं। मान लो पी क्यू की लंबाई आपको दी जाएगी ए, क्यू आर की लंबाई दे दी गई बी, एस आर की लंबाई में दे दिया सी, और एसपी की लंबाई दे दिया डी। मतलब चारों भुजा की लंबाई आपको दे दी गई। ठीक है, अब क्या करोगे, क्षेत्रफल के लिए आप इस तरीके से याद रखोगे, क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर समांतर भुजाओं का योग। अपने मन में दोहराओ, समांतर भुजाओं का योग, जो भी दो भुजा समांतर है उनको जोड़ देना है। मतलब पी क्यू और एस आर को आप जोड़ दोगे, है ना, क्या करोगे, पी क्यू और एस आर को जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद दो से भाग दे देना है। ठीक है, क्या करेंगे, समांतर भुजाओं का योग बट्टा में दो गुना। अब इसमें कुछ गुना करना होता है, क्या गुना करेंगे, जो भी दो भुजाएं समांतर है इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, तो यहां पर क्या करेंगे, हाइट या दूरी। दूरी के लिए क्या करोगे, जो भी दो भुजा आपको समांतर दिख रही है एस आर और पी क्यू, इस पे एक लंब डाल दोगे, है ना, इस तरीके से। और इसको मैं मान लो नाम दे दे रहा हूं एम, एम नाम दे दिया। तो हम यहां पर क्या करेंगे, एस एम। ये एस एम क्या है, एस एम को आप कुछ भी बोल सकते हो, या तो आप एच लिखोगे, या इसे आप ऊंचाई लिखोगे, है ना, कुछ भी कह सकते हो, एच मतलब हाइट या ऊंचाई, या कह सकते हो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ये जो वर्ड बार बार बोल रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है। एस एम को क्या कहेंगे, या तो आप हाइट कह दो, या समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कहोगे, एस आर और पी क्यू के बीच की दूरी है। अब सभी के मान रख दो, तो आपके पास सीधे सीधे फॉर्मूला क्या निकल के आता है,
फॉर्मूला आता है क्षेत्रफल बराबर पी क्यू का मान आपको दिख रहा है ए, एस आर का मान दिख रहा है सी, डिवाइडेड बाई 2 इंटू एस एम, एस एम का मान एच। तो ये फॉर्मूला है आपके पास, इसको नोट करोगे, इसको नोट करोगे जल्दी से। अब यहां पर ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए कि ए क्या है, सी क्या है और एच क्या है। तो यहां पर ए और सी क्या है, ए और सी समांतर भुजाएं हैं। जो भी दो भुजा समांतर है, समांतर भुजाओं का युग्म है। जो दो भुजा समांतर है उसको जोड़ दोगे, दो से भाग दे दोगे और उसमें गुना क्या करोगे, एच से गुना करोगे, है ना, एच से गुना करोगे, यानी ऊंचाई से गुना करोगे, समांतर भुजाओं के योग से, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी से गुना करोगे। ठीक है। अच्छा, ए प्लस बी रॉन्ग नहीं है, ठीक है रितु, ए प्लस बी रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन आपको तब ये बताना पड़ेगा, आप अगर ऐसे लिख रहे हो ए प्लस बी बटा 2 गुना एच, तो आपको बताना पड़ेगा ए और बी हमारा समांतर भुजा है ना, ए बी समांतर है तो ये वाला सही हो जाएगा। लेकिन जो चित्र मैं बना रहा हूं, ठीक है, इस चित्र के लिए आप देखो, जो फिगर मैं बना रहा हूं, इस फिगर के लिए ए प्लस बी होगा क्या, इस फिगर के लिए ए प्लस बी नहीं लिख सकते, क्योंकि ए और बी समांतर नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो अब कुछ भी लिख सकते हो। मान लो अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, ध्यान से देखना, अगर मैं इन सारी चीजों को मिटा के ए प्लस बी लिखो या ए प्लस सी लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो मैं किस तरीके से चतुर्भुज बना दूं, यहां पर मैं इसे x लिख दूं, इसे मैं y लिख दूं और इसके बीच की दूरी को मैं h लिख दे रहा हूं। अब इस बार क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, अब बोलोगे सर x प्लस वाई बटा में 2 गुना h। क्लियर है? तो ये जरूरी नहीं कि मैं a प्लस सी लिख रहा हूं तो हमेशा a प्लस सी होगा, वो तो डिपेंड करेगा कि क्या लिखा हुआ है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि समांतर जो भी भुजाएं है उनको जोड़ेंगे। ठीक है, ए प्लस बी या एक्स प्लस वाई या पी प्लस क्यू पे नहीं जाना है, आपको ध्यान रखना है कि समांतर भुजाओं को जोड़ना है, उसमें 2 से भाग देना है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जिसे एच भी कहते हैं उससे गुना कर देंगे। ये सारी बातें क्लियर है? सारी चीज समझ में आए हैं तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो डी या एन लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो इसी फॉर्मूला को देखो यहां पर लिख रखा है, इसकी चाहो तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यहाँ क्या बताया गया है, ए और सी हमें दिख रहा है समांतर भुजाएं, तो यहां पर क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है, समांतर भुजाओं का योग डिवाइडेड बाई 2। तो देखो यहां पर लिखा है ए प्लस सी बटा 2, मतलब जो भी समांतर भुजा है उसे जोड़ के 2 से भाग दे दिया। यहां पर क्या है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यानी एच से गुना कर दिया, यही जो एच है समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है। इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान ये देना है आपको कि जो भुजा असमांतर है, जो समांतर नहीं है, उसको नहीं लेना है अभी के लिए आपको। ये बी और डी को आपको नहीं लेना है, जो भुजा समांतर नहीं दिख रही उसको नहीं लेना है अभी के लिए। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए, तो इसको एक बार एक क्वेश्चन से सोल्व करते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक चतुर्भुज में बना दूं समलंब चतुर्भुज कुछ इस तरीके का, अगर मैं आपको ये बोलूं कि इसकी सभी भुजाएं दी गई है, ये भुजा है हमारा 12 सेंटीमीटर, ये भुजा है हमारा 10 सेंटीमीटर, ये भुजा है हमारा 8 सेंटीमीटर, ये भुजा है हमारा 7 सेंटीमीटर। तो अभी इसका क्षेत्रफल आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या? अभी इसका क्षेत्रफल आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या? तो बोलोगे सर अगर इसका कैलकुलेट करने जाएं तो आप क्या लिखोगे? मान लो मैं कर रहा हूं कि चलो हम कैलकुलेट करके देखते हैं, तो लिखोगे ये दोनों भुजा समांतर है ना। आप क्या बोलोगे? हाँ, हाइट नहीं दिया है ना, बोलोगे आप क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, लिखोगे समांतर भुजाओं को आप जोड़ोगे। मान लो इसको मैं नाम दे रहा हूं पी क्यू आर एस, तो आप समांतर भुजाओं को जोड़ोगे पी क्यू प्लस एस आर और इसको 2 से भाग लगाओगे। और यहां पर आप क्या लिखोगे, ऊंचाई जो दिया ही हुआ नहीं है, हाइट नहीं दिया गया है ना, तो ऊंचाई नहीं दिया गया तो अभी के लिए नहीं निकाल सकते। हालांकि मैं आपको ये बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इस सभी भुजा अगर दी गई है तो आप कैलकुलेट तो कर सकते हो, लेकिन ये आपको आगे की क्लासेस में सिखाई जाएगी, है ना। अभी के लिए आपको ऊंचाई दे दिया जाएगा। सिर्फ अगर सारी भुजा दी गई है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम लोग आगे के क्लासेस में सीखेंगे। ठीक है, आगे सीखना है, अभी नहीं सीखना। अभी क्या करेंगे, इसकी मान लो ऊंचाई मैं दे दे रहा हूं, ठीक है, इसकी ऊंचाई भी बना के दे दे रहा हूं, और ये जो ऊंचाई है इसका जो मान h है
हाँ, पेरीमीटर बता सकते हैं, ये बिल्कुल सही कहा, पेरीमीटर तो बता सकते हैं, चारों भुजा को जोड़ देंगे, है ना। अब अगर ये ऊंचाई मैं कह रहा हूँ, ऊंचाई हमारा 6 सेंटीमीटर है, अब बताओगे इसका क्षेत्रफल बता सकते हैं क्या? अब बता सकते हो, है ना। आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं एस एम लिख दूंगा, है ना, एस एम लिखेंगे। यही ऊंचाई हो गया। तो हम क्या किया, हमने क्या किया, जो भी समांतर भुजाएं हैं उनको जोड़ा, दो से भाग दिया, और उनके बीच की दूरी है, एस एम क्या है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है। इस तरीके से आपको याद रखना है। सीधे सीधे आप क्या करोगे, 12 10 को जोड़ोगे, दो से भाग दोगे, और एस एम यानी 6 से गुना कर दोगे। यहां से आपका क्या आ जाएगा, 12 में 10 जोड़ा, 22 आया, 22/2 गुना 6, यानी 11 × 6, और आंसर आ जाएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्लियर है सभी का? काफी आसान था ना। तो अगर फॉर्मूला याद है तो काफी आसान है। ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे ऐसे ही नहीं आएंगे, क्वेश्चन बदल बदल के आएगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। हो सकता है कि आपको समांतर भुजा, जैसे यहां पर मैं कह रहा हूं, पी क्यू का मान दे दिया गया, एस आर का मान दे दिया गया, ऊंचाई भी आपको दे दी गई, और ये सभी के मान देके आपको क्षेत्रफल पूछा जा रहा है ना। तब तो हमने कर लिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है आपका, क्षेत्रफल आपको दे दी जाएगी, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, मान लो दे दिया गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। समांतर भुजाएं, मान लो पी क्यू और एस आर का मान आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, और आपसे ऊंचाई पूछा जाएगा, है ना। तो ऊंचाई भी अगर पूछा जाएगा तो बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला यूज करिएगा, और इसमें जो जो भी मान आपको दिए गए हैं वो डाल देना है, जो नहीं दिया गया उसको एच लिख देना। ठीक है, और उसके बाद सोल्व करोगे, देखना क्या आंसर आने वाला है। समझ में आया क्या बोला जा रहा है? तो जो भी चीज पूछी जाए, कोई भी चीज पूछा जा सकता है उसमें, ऊंचाई का मान भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन आए क्षेत्रफल देके ऊंचाई पता करने का, तो बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे, जो जो भी मान दिए गए हैं। ठीक है, वो हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तो डिस्कस करेंगे, आज के क्लास में क्वेश्चन आएगा उस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो अभी एक क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें समांतर भुजाओं का युग्म, मतलब जो भी समांतर भुजाएं, सीधे सीधे ही बोला जा रहा है कि समांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर है। तो ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल बताइए, का क्षेत्रफल बताइए। तो अभी मैं चैट को बंद कर दे रहा हूं, आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। चलिए, तो आंसर पोल सेक्शन में दीजिए, देखिए क्या आंसर होने वाला है आपका। अगर आपने फॉर्मूला समझा है तो काफी जल्दी आंसर कर पाओगे। अच्छा, माइक बंद रखना है, माइक नहीं ऑन करना है। अगर समलंब चतुर्भुज का समांतर भुजाएं दी गई है, उसके बीच की दूरी दी गई है। अच्छा, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को ही ऊंचाई, उसे ही एल्टीट्यूड, उसे ही हम लोग शीर्षलंब कुछ भी कहा जा सकता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको बताई गई। अच्छा, आंसर काफी कम आए हैं, लेकिन अच्छी बात है कि जितने भी आंसर आए मैक्सिमम सभी के आंसर सही आए हैं, सिर्फ दो आंसर छोड़कर बाकी सभी के आंसर सही है। लेकिन आंसर कम आए हैं, सभी को आंसर करना है, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, चाहे आपका आंसर सही हो या गलत हो, ट्राई जरूर करना है खुद से। और ए बी सी डी के अलावा, मान लो आपका आंसर आपने सोल्व किया, आपका आंसर आ गया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या करोगे? जैसे ही चैट सेक्शन ओपन किया जाएगा अपना आंसर लिख दोगे। ठीक है, अगर इसके अलावा कुछ आंसर आते हैं, हो सकता है कि इसके अलावा आंसर आए, आपको लगता है कि ये चारों ही गलत है ना, तो आप चैट सेक्शन में लिख दिया करना। 10 सेकंड और रुकते हैं, 10 सेकंड में पोल को एंड करके इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे।
5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। अब देखिए आपका चैट सेक्शन ओपन है, कोई भी डाउट पूछ सकते हो या फिर आंसर भी लिख सकते हो। चलिए। ऑप्शन डी। अच्छा, माइक कभी नहीं ऑन करना है, माइक कभी नहीं ऑन करना है, माइक हमेशा बंद रखना है ना आप, माइक हमेशा बंद रखना है। चलिए। हाँ, तो आंसर क्या होने वाला है ये देखते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। मान लो इस आकृति में कोई भी आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए अगर चित्र बनाना चाहूँ, ठीक है। देखो, यहाँ पर समांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लिखी गई है, तो जो बड़ी भुजा मुझे दिख रही है उसे मैं 10 सेंटीमीटर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जो छोटी वाली भुजा है उसे मैं 1 सेंटीमीटर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी मतलब ऊंचाई का मान दिया गया है ना, ऊंचाई का मान आपको सीधे सीधे दे दिया गया। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी एच का मान 9 सेंटीमीटर है ना। अब सभी चीज तो दे दी गई, सीधे सीधे इसके मान रख दो। मान लो इसको मैं ए लिख दे रहा हूँ, इसको मैं बी लिख दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर अब ए प्लस बी लिख सकते हो, जो भी जिस तरीके से आप लिखोगे, है ना। आप क्या करोगे, इसका जो क्षेत्रफल होगा मैं समांतर भुजाओं को जोड़ूंगा, यानी ए प्लस बी को जोड़ूंगा, 2 से भाग दूंगा और एच से गुना कर दूंगा। अब ए का मान कितना दिख रहा है, 10 दिख रहा है, बी का मान 8 दिख रहा है। अब यहाँ 2 से भाग देंगे और एच यानी ऊंचाई 9 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब यहां से आपको क्या मिलेगा, 18/2 × 9, यानी 9 × 9, और यहां से आंसर आपका आ जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ये क्लियर है सभी का। वैसे सभी के आंसर सही आए थे, तो आपको समझ में आ रहा है ये सारी चीज, क्लियर है। हाँ पूजा, ये बताइए क्या आपका डाउट है, क्वेश्चन पूछ लीजिए। सर मेरा डाउट ये है, अगर हमें बी दिया हो और हाइट दिया हो, क्या ए फाइंड कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ अगर 2 चीज दी गई है, यहाँ पर 3 चीज चाहिए। सिर्फ अगर आपको बी दिया गया हो, एच दिया गया हो, तो आप ए नहीं कैलकुलेट कर सकते। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि और भी कुछ कुछ अगर इंफॉर्मेशन दे दी जाए अलग से, मतलब अगर ये वाली भुजा दे दी जाए, ये वाली भुजा दे दी जाए, तो कुछ और पाइथागोरस प्रमेय वगैरह लगा के हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि ये का मान निकले, है ना। जैसे कि आप यहाँ पर लंब डालें, तो ये एक आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना। तो अगर हमें ये वाली भुजा दे दी जाती, जो यहाँ पर नहीं दी गई है, तो अगर ये भुजा दे दी जाती तो हम इसका मान कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। अगर ये वाली भुजा दे दी जाती तो फिर से यहाँ पर लंब डाल के ये वाला मान कैलकुलेट कर सकते थे, समकोण त्रिभुज वाला पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है। और इतना मान तो हमें पता ही 8 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हमें आगे की क्लासेस में ये सारी चीज देखने वाले हैं, ठीक है, कि अगर हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़े तो किस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आया ना, ये जो क्वेश्चन था ये समझ में आया सभी को। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो अभी आपको मैं बता रहा था कि जरूरी नहीं कि हमेशा आपसे क्षेत्रफल ही पूछा जाए। यहां पर देखो क्षेत्रफल दे दिया गया है, 2 भुजा दे दी गई है, और आपको पूछा जा रहा है ये दोनों जो समांतर भुजाएं हैं इसके बीच की दूरी, यानी एच का मान आपसे पूछा जा रहा है। और देखो चित्र में, इस क्वेश्चन में कहीं भी ये बताया नहीं गया है कि आकृति कैसी है, ये आयत है, वर्ग है, समलंब चतुर्भुज है, यह भी आपको डिसाइड करना है कि समांतर चतुर्भुज है। खुद आप डिसाइड करो और आंसर करो, ठीक है। चलिए, पोल सेक्शन में आंसर देना है, ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन में सिर्फ लिखा गया है दी गई आकृति का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब ये आकृति क्या है ये नहीं दिया गया, ये आपको ही डिसाइड करना है कि ये आकृति कैसी है, ठीक है। उसके बाद आपको समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी कहने का मतलब हुआ ऊंचाई या एल्टीट्यूड, शीर्षलंब जो भी आप कहते हो, उसके मान आपसे पूछे जा रहे हैं।
सर CV 6 है या 9 सेंटीमीटर? सी भी 6 सेंटीमीटर है और ए डी 4 सेंटीमीटर है। एक भुजा 4 सेंटीमीटर दिख रही है, दूसरी 6 सेंटीमीटर दिख रही है। ओके सर। सर इसका आंसर ऑप्शन C है। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, मुझे भी नहीं पता इसका आंसर क्या है, वो सोल्व करूंगा तब पता चलेगा, है ना। ए है सर आंसर। 10 सेकंड और रुकेंगे, ठीक है। अगर नहीं सोल्व किया तो जल्दी से सोल्व करें, फिर इसको डिस्कस करते हैं कि अगर क्षेत्रफल दिया जाए, दो समांतर भुजाएं दी जाए, तो ऊंचाई या उनके बीच की दूरी आप कैसे कैलकुलेट करते हो। ठीक है, 5 सेकंड और। 5, डन। 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दे रहा हूं। अब देखो, अभी कोई आंसर नहीं लिखेगा, जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं वो बताइएगा। सबसे पहले ये बताओ, ये जो भी आकृति दिख रही है हमें, इसका नाम क्या है। जब तक आप आकृति नहीं पहचान पाओगे आप आंसर कैसे करोगे। तो ये आकृति का नाम क्या है, ये कौन सी आकृति है। ठीक है, ट्रेपेजियम है, क्योंकि ट्रेपेजियम पढ़ाया जा रहा है ना। समांतर चतुर्भुज नहीं है, समलंब चतुर्भुज है ना। अब देखो इसको कैसे पहचानेंगे। इसको आपको ऐसे पहचानना है कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि दो भुजा समांतर दिख रही है हमें, है ना। एडी मैं ब्लू कलर से बना दे रहा हूं, ठीक है। एडी और बीसी दो भुजा में समांतर दिख रही है ना, समांतर दिख रही है। और ये दोनों जो भुजा में दिख रही है, आमने सामने की दो भुजा समांतर दिख गई, और ये दोनों भुजा समांतर नहीं दिख रही। तो सिर्फ एक जोड़ा यानी दो भुजा समांतर है, तो ऐसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम कहेंगे। एडी और बीसी समांतर है। चलिए ठीक है, सबसे पहला चीज तो ये पता चला कि समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपेजियम है। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं इस वाले भुजा को, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं इस वाले भुजा को मैं ए बोल रहा हूं, ठीक है, इसे मैं ए बोल रहा हूं। इस वाले को मैं सी बोल रहा हूं, ठीक है, इसे मैं सी कह रहा हूं मान लो, या बी, कुछ भी आप कह सकते हो, ए या बी कह सकते हो, ए बी कह सकते हो, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप क्या लिखोगे। बोलोगे सर समांतर भुजाओं को हम जोड़ देते हैं, ए और सी को जोड़ देंगे, दो से भाग देंगे, और इसके बीच की ऊंचाई को अगर आप एच ले रहे हो, है ना, इसकी बीच की ऊंचाई को आप अगर एच ले रहे हो इस तरीके से, तो यही हमारा ऊंचाई हो जाएगा या समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हो जाएगी। ठीक है, अब इसका जो मान है ये सीधे सीधे 40 के बराबर दे रखा है क्वेश्चन पेपर में, सीधे के सीधे 40 दे रखा है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक समझ में आया तो जल्दी से वाई लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। एक एक स्टेप्स आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसमें बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर मान रखते जाना है। तो जो भी अगर इतना समझ में आया तो इतने के आगे आपको कुछ नहीं करना। ए का मान आपको दिख रहा है 4 सेंटीमीटर, रख दिया। सी का मान आपको दिख रहा है 6 सेंटीमीटर, आपने रख दिया। बट्टा में 2 लिखा हुआ है, बट्टा में 2 लिख दिया। ऊंचाई, ऊंचाई हमें नहीं पता, तो ऊंचाई का मान आप नहीं रख पाओगे, तो यहाँ पर एच रख दिया, और इसका मान 40 के बराबर है। अब क्या करोगे, आगे सोल्व करोगे। 6 4 10 बटा 2 गुना एच बराबर 40। यहां से आपको मिलेगा 5h बराबर 40, और यहां से h का मान आपको मिल जाएगा 40 बटा 5 यानी 8। और 8 के बाद क्या लिखोगे, इकाई सेंटीमीटर लिखोगे, क्योंकि सभी भुजा सेंटीमीटर में दी गई है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, जैसा कि मैक्सिमम सभी के आंसर आ रहे थे। ये समझ में आया, ये समझ में आया तो जल्दी से वाई लिख के बताइए। कोई भी डाउट है तो एन या डी लिख सकते हो। काफी आसान सा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट करके रख सकते हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, हाँ राखी, अब आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। सर एक बार ये स्टार्टिंग से समझाना थोड़ा। अच्छा पहले ये बताओ, आप माइक ऑन करो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, ये आकृति समलंब चतुर्भुज है, ये समझ में आया ना। आप माइक ऑन रखो और बताओ। ठीक है, सर मैंने अभी ज्वाइन किया है क्लास, तो फिर इसलिए अभी समझ। अभी क्यों ज्वाइन किया है। सर टाइम क्लास, नहीं मिला था। ठीक है चलो।
7 बजे से आपकी क्लास है ना? चलो 7 बजे से ज्वाइन करना है। देखो यहाँ पर सीधे सीधे फॉर्मूला है। अगर आपने क्लास अभी ज्वाइन किया है तो फॉर्मूला तो देखो क्लास के बाद पूछ लेना, ये फॉर्मूला मैं दिखा दूंगा, ठीक है। समलंब चतुर्भुज का सीधे सीधे ये फॉर्मूला होता है कि समांतर भुजाओं को मैं जोड़ देता हूँ, 2 से भाग दे दूंगा, और एच क्या है? समांतर भुजाओं के बीच की दूरी होती है। तो यही आपसे दूरी पूछा जा रहा है और क्षेत्रफल का मान रखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे सीधे सभी के मान रख देते हैं। ए का मान हमें दिख रहा है, जो भी समांतर भुजाएं हैं उसे ही हम ए और सी कहते हैं, ठीक है। ए बी भी लिख सकते हो, एक्स और वाई भी लिख सकते हो, आपका मर्जी कुछ भी लिख सकते हो। तो ए और सी के मान आपको बस रख देना है, 4+6/2 गुना एच। और इस इक्वेशन को आप जैसे ही सोल्व करोगे तो यहां से एच का मान आपका आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। बस इक्वेशन को आपको सोल्व कर लेना है, ठीक है। हाँ, आपने क्लास अभी ज्वाइन किया है तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, है ना, इस चीज के लिए हम लोग क्लास के एंड में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ पूजा, बताइए क्या डाउट है? सर जी मुझे लग रहा था इसका आंसर ना 4 भी आ सकता है। कैसे 4 आएगा, आप एक्सप्लेन करो मुझे। सर जो एरिया है, एरिया के नीचे हम 40 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते थे ना। एरिया के नीचे मतलब नहीं समझ में आया। सर इसमें एरिया हमें 40 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, फॉर्मूला जो है हमारा उसके नीचे, एरिया के नीचे हम 40 सेंटीमीटर लिख सकते थे ना। ठीक है, यहाँ पर 40 लिख दिया। यस सर। सर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख दीजिए। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया। ए का मान आप रखोगे 4 सेंटीमीटर, सी का मान आप रखोगे 6, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आया? ऐसे ही करोगे ना आप? यस सर। अब आगे बढ़ो, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ही लिख रहा हूँ। अब ये देखो 4+6 जो आएगा ये 10 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आएगा वो 10 सेंटीमीटर ही, ठीक है। 10 सेंटीमीटर बटा 2 गुना में एच, ठीक है। यहां से आपका आएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर गुना एच, ठीक है। अब ये 5 सेंटीमीटर इसके नीचे आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 5 सेंटीमीटर बराबर एच। अब अब देखो यहाँ 5 से काटोगे 40 को तो ये तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, नीचे सेंटीमीटर है। अब यहाँ से आएगा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, नीचे में सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर कटा तो बचा सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर। तो ये जो आंसर आता है 8 सेंटीमीटर आया। तो एच का मान कितना आया? 8 सेंटीमीटर ही आया ना। तो आप कैसे भी सोल्व करो आंसर वही आएगा। समझ में आया? यस सर, अब आ गया। मुझे लगा कि रूट में आएगा इसका आंसर, नहीं इसलिए अब मैं समझ में? confused थी। ठीक ठीक, अच्छी बात है। अगर डाउट हो तो पूछ लिया करो, ठीक है। चलिए, कैसे भी सोल्व करो आपका आंसर वही आएगा जो सही है, तब तक जब तक आप कोई गलतियां ना करो, ठीक है। गलती करोगे तब जाके दूसरा आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, अब देखो ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जटिल आकृति, है ना, जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल यानी कॉम्प्लेक्स शेप। अब बोलोगे कॉम्प्लेक्स शेप क्या होता है? जटिल मतलब कोई चीज बहुत कॉम्प्लेक्स हो, बहुत टफ हो, है ना, जो उलझा हुआ हो। तो आप बोलोगे सर उलझा हुआ चीज तो बड़ा टफ होगा पढ़ने में, लेकिन नहीं, कुछ भी उलझा हुआ नहीं है, काफी सिंपल सा चीज है। जटिल आकृति का क्षेत्रफल आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सबसे पहले समझते हैं कि जटिल आकृति होता क्या है। जटिल आकृति या कॉम्प्लेक्स शेप किसको कहते हैं? जैसे अब तक जो भी आकृति आपने पढ़ा ना, जैसे कि वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला सीधे सीधे आपको पता है ना, भुजा का स्क्वायर कर देंगे। अगर वृत्त कह रहा हूं तो वृत्त का एरिया का फॉर्मूला आपने पढ़ा है πr², ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं अर्धवृत्त तो आप बोलोगे सर क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ½ πr²। अगर मैं कह रहा हूं त्रिभुज तो आप बोलोगे ये भी है मुझे पता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, है ना। तो ये जितने भी आकृति अभी आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 या और भी समांतर चतुर्भुज, जितने भी आकृति का नाम आपको पता है और जिनके फॉर्मूला सीधे सीधे आपको याद है, उसको हम लोग सरल आकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल आकृति कहते हैं, सिंपल शेप कहते हैं, ठीक। मतलब ये जितने भी आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये सभी के सभी सिंपल शेप है। अब इनको अगर मिला के हम कुछ आकृति बनाए, जैसे कि अगर मैं एक यहां पर वर्ग ले लूं, इसके ऊपर एक त्रिभुज बना दूं, तो ये जो आकृति अभी आपको ऐसा बनता हुआ दिख रहा है, यह आकृति को हम जटिल आकृति कहते हैं, क्योंकि इसके एरिया का फॉर्मूला सीधे सीधे आपने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी फिगर, ध्यान से सुनिए, ऐसा कोई भी फिगर या कोई भी शेप जिसका फॉर्मूला आपको सीधे सीधे नहीं बताया गया है, उसे ही हम जटिल आकृति या कॉम्प्लेक्स शेप कहते हैं। ये बनता कैसे है?
तो ये कुछ दो या दो से अधिक सरल आकृति को मिलाकर बनता है, जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। दो या दो से अधिक सरल आकृतियों को अगर मिलकर बनी आकृति को जटिल आकृति कहेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहां पर कुछ एक इस तरीके से शेप बना लूं, ठीक है, हाँ बिल्कुल सेमी सर्कल भी ऐड कर सकते हैं, वहां पर भी आएंगे। पहले ये देखो जो पढ़ाया जा रहा है, पहले वो देखो। ठीक है, ये क्या है, ये बोलोगे सर पेंटागन है, क्योंकि इसमें 5 भुजाएं है ना, पेंटागन को पंचभुज कहते हैं, ये बताया गया था ये सारी चीज, है ना। पंचभुज है, पेंटागन है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसके क्षेत्रफल का कोई फॉर्मूला आपको पता है क्या, यस या नो? मुझे तो नहीं पता, आपको पता है तो बताइए। इसके क्षेत्रफल का कोई फॉर्मूला पता है क्या? तो नहीं, इसके क्षेत्रफल का कोई फॉर्मूला नहीं होता, है ना। पंचभुज का क्षेत्रफल का कोई फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ाया गया होगा। लेकिन फिर भी आपके एग्जाम में मान लो आपसे पूछा जाए कि इसका क्षेत्रफल बताइए, आप क्या करोगे? आप इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करोगे, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करोगे, बोलोगे सर ये जो आकृति है, ये जो आकृति है दो आकृतियों से मिलकर बनी हुई है। एक तो हमें त्रिभुज दिख रहा है ऊपर में, है ना, एक त्रिभुज दिख रहा है, और नीचे की तरफ एक समलंब चतुर्भुज दिख रहा है ना, एक समलंब चतुर्भुज दिख रहा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये वाला आकृति बन जाएगा। क्लियर है ये सारी चीज? तो ये जो आकृति आपको दिख रही है, ये जो आकृति आपको दिख रही है, एक त्रिभुज और एक समलंब चतुर्भुज से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब इसका एरिया का फॉर्मूला आपको सीधे सीधे पता है, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला सीधे सीधे पता है, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला सीधे सीधे आपको पता है ना। तो ये दो सरल आकृति से मिलकर ये वाली आकृति बन गई। क्लियर है? अब अगर इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए, इसका टोटल एरिया आपसे पूछा जाए, तो क्या करोगे? एक त्रिभुज का एरिया और एक चतुर्भुज का एरिया, इन दोनों ही एरिया को जोड़ दोगे, है ना, दोनों ही को एरिया को जोड़ दोगे, आपको इस पंचभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये क्लियर है? तो दोनों ही छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे सरल आकृति में तोड़ देते हैं, और फिर उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों को जोड़ दोगे। ठीक है, इतना क्लियर है? जैसा कि आपको यहां पर भी दिख रहा होगा। तो आप क्या किए, इस तरीके से इसको बांटोगे दो भाग में, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे। जरूरी है क्या ऐसे करें? नहीं, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे भी आपको सही लगे। आप अगर इस तरीके से ड्रॉ कर दो, अब देखो ये जो जटिल आकृति थी, पंचभुज था, ये 3 त्रिभुज में बट गया ना। एक त्रिभुज हमें कुछ यहां पर दिख रहा है, एक त्रिभुज ये वाला है, दूसरा त्रिभुज हमें यहां पर दिख रहा है, ठीक है, तीसरा त्रिभुज हमें यहां पर दिख रहा है ना, तीसरा त्रिभुज यहां पर दिख रहा है। मतलब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, और टोटल क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तीनों ही के क्षेत्रफल को मैं जोड़ दूं, A1 + A2 + A3 कर दूं, हमारा टोटल एरिया आ जाएगा। क्लियर है ये सारी चीज? कभी भी ऐसा है तो आप कोई भी जटिल आकृति को छोटे छोटी आकृतियों में तोड़ देना, फिर उसके बाद सभी के क्षेत्रफल कैलकुलेट करोगे, सभी को जोड़ दोगे। ठीक है, चलिए। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार आता है ना, ये वाला क्वेश्चन। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको आप क्या करोगे, एक लाइन यहां से ड्रॉ करोगे। अच्छा, किसी का माइक, भूमिका आपका माइक ऑन है, माइक आप बंद कीजिए। चलिए, हाँ, तो इसको क्या करोगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे। अब हमें क्या दिख रहा है, एक बड़ा सा आयत दिख रहा है, तो इसका क्षेत्रफल हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारे पास ये लंबाई और चलिए, हाँ अब आवाज आ रही होगी, है ना। तो लंबाई और चौड़ाई अगर पता हो तो ये वाले क्षेत्रफल हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे लंबाई गुना चौड़ाई से। यह भी आपको एक आयत है, यह भी अगर लंबाई और चौड़ाई दी जाए तो यहां से भी आप क्षेत्रफल कैलकुलेट करोगे लंबाई गुना चौड़ाई से। ये वाला भी अगर आपको लंबाई और चौड़ाई पता है तो यहां से भी आप लंबाई गुना चौड़ाई करोगे, आयत का क्षेत्रफल निकालोगे। इसे आप A1 कह दोगे, इसे आप A2 कहोगे, इसे आप A3 कहोगे। टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया A1 + A2 + A3 के बराबर होगा। क्लियर है? ये सारी चीज समझ में आई? तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं, इसको आप लोग पहले ट्राई करो। ठीक है, पहले एक आकृति आपको दिख रही है, इस आकृति का साफ आपको पता है
कि इसका सीधे सीधे कोई फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ रखा है ना? तो इसका क्षेत्रफल आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको सरल आकृतियों में कैसे तोड़ोगे, पहले खुद से ट्राई करना है, फिर मैं सोल्व करूंगा। ठीक है, तो पहले ट्राई कीजिए, देखिए आपका क्या आंसर आता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे एग्जाम में आपके आते हैं। दी गई आकृति का क्षेत्रफल बताइए। तो कुछ भुजाओं के मान दे रखे, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। आप देखो इसको कैसे छोटे छोटे भागों में तोड़ोगे और कैसे इसका आंसर कैलकुलेट करोगे। सर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें फॉर्मूला लिख के आधा क्वेश्चन छोड़ दे तो भी नंबर मिल जा सकते हैं ना? फॉर्मूला यहाँ है कहाँ, ये जो आकृति आपको दिख रही है इसका कोई फॉर्मूला मुझे तो नहीं पता। आपको अगर कोई फॉर्मूला पता है तो आप बताओ। नो सर, ऐसी नहीं, कोई और भी आ जाए उसका फॉर्मूला हो तो उसका फॉर्मूला लिखने के बाद तो अगर पूरा क्वेश्चन ना निकाल पाए तो उसका तो हाँ आंसर। बिल्कुल, अगर आप आधे क्वेश्चन सोल्व करते हो, मैथ्स में यही खासियत है, अगर आप आधे सोल्व करते हो तो कुछ नंबर आपको स्टेप्स में क्या मिल जाते हैं। ठीक है, पूरा आंसर मान लो आपने नहीं निकाल पाए तो जितना भी अगर आपने फॉर्मूला लिखा, कुछ दूर तक आपने सोल्व किया, तो आपको नंबर तो मिलेंगे लेकिन पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। और ऐसा करोगे क्यों, आपको ढंग से पढ़ना है, आप पूरे आंसर निकाल के आओ ना, सारी चीज सिखाई जा रही है आपको। आप क्यों सोच रहे हो कि आप आधा सोल्व करोगे, आप पूरा सोल्व करो। चलिए, ये क्वेश्चन काफी कम आंसर आए हैं। जो भी आंसर आपके आते हैं सही या गलत, आंसर जरूर कीजिए। अभी तक सिर्फ एक आंसर आया है, सिर्फ एक आंसर आया है, अब 5 आंसर आ गए। ठीक है, ठीक है, ट्राई कीजिए, जो भी आंसर आता है फिर मैं सोल्व करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आपने गलती की। ठीक है, इसको कई तरीके से बनाया जा सकता है, जो सबसे आसान तरीका होगा मैं उस तरीके से बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, अब काफी आंसर आए हैं, देखते हैं क्या आंसर सही होने वाला है। फिर 10 सेकेंड और रुकेंगे। ठीक है, 10 सेकेंड और रुकते हैं, फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया जाएगा। 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं और अब आपका चैट सेक्शन ओपन है। कहीं पर भी कुछ भी डाउट हो तो चैट सेक्शन में N या D आप लिख दोगे। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। इसके लिए मैं फिर से इसको एक अलग पेज पे बना ले रहा हूं। ठीक है, यही आकृति थी, इसका आपको क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है। आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर इसका सीधे सीधे फॉर्मूला मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। हम यहां से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो भी आकृति है यह दो भागों में बांटी जा सकती है। एक हमें दिख रहा है, ये एक त्रिभुज है ना, ऊपर में तो मुझे एक त्रिभुज दिख रहा है, नीचे में एक आयत दिख रहा है ना, नीचे में एक आयत दिख रहा है। इसको दो भागों में बांट दिया, ये क्लियर है। एक त्रिभुज एक आयत में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया। अब इसके सभी के मान देखो, ये जो मान है 6 सेंटीमीटर है, तो यहां पर मैं 6 सेंटीमीटर लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर है।
ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना क्लियर है? ये आयत की दोनों भुजा आपको पता चल गई, 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ये वाली भुजा की लंबाई बताओ, ये त्रिभुज की जो आधार है इसकी लंबाई कितनी होगी, ये बताओगे चैट सेक्शन में लिख के। त्रिभुज का आधार कितना होगा? आप बोलोगे त्रिभुज का आधार अगर ये 6 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये आयत है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो इस वाले को मैं मिटा के यहां पर मैं 6 सेंटीमीटर लिख दे रहा हूं, है ना। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये 6 सेंटीमीटर है ना, इतनी जो दूरी है ये 6 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, अब त्रिभुज का ऊंचाई कितना होगा, है ना, ये वाली दूरी देखो, ये दूरी देखो, इतनी दूरी कितनी होगी। अब देखो यहां पर अगर मैं इतनी दूरी पूछूं, ये देखना, अगर मैं यहां से यहां तक की पूरी दूरी पूछूं, तो ये पूरी दूरी दी गई है ना 8 सेंटीमीटर के बराबर, ये पूरी 8 सेंटीमीटर दी गई है, ये सभी को पता है, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है। ये सारी चीजों को अगर मैं मिटा दूं तो आपको दिख रहा होगा, ये 8 सेंटीमीटर दिया गया है क्वेश्चन में, 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ये पूरा दूरी है ना, ये पूरी दूरी 8 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है। अब देखो इस तरीके से एक लाइन बनाया गया था, इतना कितना लंबा होगा, इसकी दूरी बताओगे। अगर मैं सिर्फ इतनी दूरी पूछूं, इतनी दूरी, तो ये 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा, इतना 5 सेंटीमीटर होगा ना, ये पूरा 5 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है, पूरा 8 सेंटीमीटर है, तो इतना कितना होगा ये बताइएगा, ये कितना होगा। पूरा अगर 8 है, नीचे वाला 5 है, तो ऊपर वाला हिस्सा 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा। मतलब अगर मैं कह रहा हूं ये पूरा 8 है, इतना हिस्सा अगर 5 है, तो ये हिस्सा 3 सेंटीमीटर होगा, अगर पूरा हमारा 8 है तो। क्लियर है? चलिए, तो यहां से अगर हमें दिख रहा है कि ये हमारा 3 सेंटीमीटर है, तो ये त्रिभुज की ऊंचाई जो है यही 3 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, त्रिभुज की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। अब यहां से सभी के क्षेत्रफल कैलकुलेट करो। इसका क्षेत्रफल को मैं A1 कह रहा हूं, ठीक है, इसके क्षेत्रफल को A1 कह रहा हूं, इसके क्षेत्रफल को मैं A2 कह रहा हूं। तो A1 का मान क्या होगा? A1 का मान क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए आप बोलोगे हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, है ना। तो आप कहोगे 1/2 इंटू बेस हमें दिख रहा है 6, ऊंचाई हमें दिख रहा है 3, तो यहां से सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3 गुना 3 यानी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया, तो A1 का मान हमें दिख रहा है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वर्ग का बात करते हैं, सॉरी आयत का बात करते हैं। तो आयत A2 जिसको आप कह रहे हो, तो इसका क्षेत्रफल था लंबाई गुना चौड़ाई, है, तो लंबाई दिख रहा है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिख रहा है आपको 5 सेंटीमीटर, तो यहां से आंसर आएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग या सॉरी आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक है, अब टोटल क्षेत्रफल अगर बात की जाए, पूरा इस आकृति का अगर बात करोगे क्षेत्रफल के लिए, ए अगर लिख रहा हूं तो आप बोलोगे A1 और A2 को जोड़ दोगे, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल को सर हमने जोड़ दिया अगर, तो 9 + 30 यानी 39 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा सही आंसर होगा। ये समझ में आया सभी को? क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ गई तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो एन लिख सकते हो। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ना, इसके स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे किस तरीके से सॉल्व किया गया, और बाद में घर पे इस क्वेश्चन को देखोगे और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे बिना इस सॉल्यूशन को देखे हुए। ठीक है, खुद से सॉल्व करोगे तभी सीख पाओगे। ठीक है, चलिए अभी होमवर्क डिस्कस करते हैं। होमवर्क आपका आज आपको एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 समलंब चतुर्भुज पे आधारित एक्सरसाइज है, इसको आपको कर लेना है। ठीक है,